हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन किया हुआ था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमें डेरिवेशन में यूज होने वाले यानी कि व्यंजक में उपयोग में आने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेखीय आवेश घनत्व और लिखा हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व। ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं, जो हम छोटे से टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनसे एक तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही जो आगे हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उनमें इनके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है रेखीय आवेश घनत्व। इसको हमने परिभाषित किया है कि किसी चालक के प्रत्येकांक लंबाई के आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये लिखा हुआ है प्रत्येकांक लंबाई के चालक के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई रेखीय चालक यानी कि चालक तार है, और जैसा कि हम जानते हैं तार का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। तो मान लिया एक चालक तार है जिसका अक्ष है, इसकी लंबाई कितनी है एल लंबाई, और इसमें जितना आवेश उपस्थित है एल लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो जहाँ पर इसको दर्शाते हैं हम लैम्डा से। किस चीज़ से दर्शाते हैं? लैम्डा से। जहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्यू लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, मतलब कि इसको परिभाषित कर सकते हैं प्रत्येकांक लंबाई के आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास अब इसी प्रकार जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे ही हम इसकी एसआई मात्रक भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं एसआई मात्रक इसका? क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होगा हमारे पास कूलॉम, और लंबाई का क्या होगा, ऐसे लिख लें इसको कूलॉम, और लंबाई का होगा मीटर। तो यहाँ पर इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा लैम्डा का कूलॉम पर मीटर, या ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पर इसको कूलॉम मीटर इनवर्स। तो कूलॉम मीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में या तो इसकी परिभाषा एक नंबर में आ जाती है, या फिर इसका ऐसा ही मात्रक आ सकता है, या फिर इसका विमीय सूत्र भी आ सकता है। जब हमने इसका ऐसा ही मात्रक लिख लिया है और इसका सूत्र लिख लिया तो विमीय सूत्र तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा इसका विमीय सूत्र? देखो यहाँ पर विमीय सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे? विमीय सूत्र अगर इसका लिखें तो देखिए ज़रा, लैम्डा का लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास Q यानी कि आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास AT, और लंबाई का लिख देंगे हम L। तो जहाँ पर हमारे पास लैम्डा का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर m0 L इनवर्स AT। ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र, जो कि परिभाषा लिखी हुई है कि प्रत्येकांक लंबाई के आवेश को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, और जिसका ऐसा ही मात्रक है, और ये विमीय सूत्र। अब इसी प्रकार हमारे पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अभी हमने देखा किसी चालक की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश, एक एल लंबाई के चालक पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कह रहे हैं। और अगर हम बात करें कोई हमारे पास चादर है या कोई ऐसा सतह है जिसका क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के आवेश को या उस पृष्ठ पर वितरित आवेश को ही हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसे हम दर्शाएंगे सिग्मा से। किस चीज़ से? सिग्मा से, क्योंकि हमने जहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के चालक के आवेश को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q बटे A हमारे पास होता है। इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम कूलॉम, और बटे में वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर। तो अब इसका विमीय सूत्र किस प्रकार लिख पाएंगे हम? देखो विमीय सूत्र अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर आवेश का वही AT, और लंबाई का सॉरी क्षेत्रफल का L2, और सिग्मा का हमारे पास आ जाएगा m0 L - 2 AT। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा।
तो किसी भी सूत्र से उसका मात्रक निकालना, मात्रक से उसका विभेद सूत्र निकालना कोई कठिन कार्य नहीं रहता, बहुत सरलता से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व के बाद आयतन आवेश घनत्व। अभी हमने देखा कि किसी चालक की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कह रहे हैं। अब आयतन घनत्व इसको आप खुद ही परिभाषित कर सकते हो कि किसी चालक के प्रत्येकांक आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे दर्शाते हैं रो से। क्या दर्शाते हैं? ये एक सिंबल बनता है रो, इसको दर्शाएंगे हम रो से। इसे कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। मान लें हमारे पास कोई एक क्यूब है, घनी आकृति है। अब इसका तो आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मान लिया यहाँ पर क्यू आवेश उपस्थित है, इस पर कोई क्यू आवेश उपस्थित है, तो इसका किस तरीके से बन जाएगा सूत्र? रो बराबर क्यू और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो प्रत्येकांक आयतन के आवेश को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व। ऐसे ही क्षेत्रफल पे था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, लंबाई पे था तो लंबाई आयतन घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कह रहे थे। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? कूलॉम और बटे में घन मीटर। लिख पाएंगे? कूलॉम और घन मीटर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम इसका विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र कैसे लिख पाएंगे हम इसका? देखो जरा, यहाँ पर रो बराबर आवेश का क्या होगा हमारे पास? 80 और आयतन का क्या रखेंगे हम यहाँ पर? L3। इसको ये क्या लिखा हुआ है? m0, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है नहीं। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? L-380। तो ये हो गया हमारा आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हमने देखा रेखीय आवेश घनत्व, मतलब किसी चालक की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को कह रहे हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। और अगर किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश है तो वो कह रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अगर बात करते हैं किसी चालक की प्रत्येकांक एकांक आयतन की तो उसे हम कह रहे हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, नोट करें। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने इसके पहले देखा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब यहाँ पर हम व्यंजक कर रहे हैं जिसमें हम किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम रेखीय चालक की बात कर रहे हैं या अनंत लंबाई के चालक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रयुक्त करेंगे एक चालक तार। जहाँ पर हम बात करते हैं गॉसीय पृष्ठ की। गॉसीय पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है। तो जो आपका जो बेलन है, मतलब कि तार जो होता है, किसी भी तार का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। या किसी तार के अराउंड जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी कैसी होती है? बेलनाकार पथ पे होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कल्पना करेंगे कि हमारे पास एक चालक तार है। यहाँ पर हम बेलन की कल्पना करेंगे एक, और जिसकी लंबाई जो है वो क्या है? ये चालक तार है। इस पे एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं हम बेलनाकार, और इसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं L। मान लिया कि इसको हमने धनावेश दिया हुआ है, तो धनावेश जो होगा इसकी प्रत्येकांक लंबाई पे या पूरी वितरित हो जाएगा। पूरी लंबाई पे क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा L लंबाई पे। आवेश तो इसके बाहर भी जाएगा ऊपर को, लेकिन हम बात करते हैं पृष्ठ के अंदर की आवेश की, क्योंकि हम गॉस की परिमेय वहीं लगा सकते हैं जहाँ गॉसीय पृष्ठ हो। गॉसीय पृष्ठ मतलब एक बंद पृष्ठ के अंदर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी अक्ष से r दूरी पर, बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु हम मानेंगे P।
अब इस बिंदु P पर हम रखा हुआ मानते हैं कि कोई परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जिसके कारण बाहर की तरफ क्या लग रही होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लग रही होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एक बेलन की बात करते हैं तो एक बेलन की यहाँ पर 3 सतहें हो जाती हैं। मान लें इस चौक को हम एक बेलन माने तो यहाँ पर इसकी 3 सतह बनेंगी। ये जो सामने आपको दिख रही है ये सतह कहलाती है समतल वृत्तीय सतह, और ठीक इसी प्रकार इसके दूसरे तरफ की सतह भी कहलाएगी समतल वृत्तीय सतह, अगर हम इसको एक बेलन मान रहे हैं तो। और बीच वाला जो सतह है ये कहलाती है वक्रीय सतह। कौन सी सतह? वक्रीय, वक्राकार सतह भी कहते हैं कुछ लोग उसको, वक्रीय सतह, वक्रीय सतह कहलाती है। और समतल वृत्तीय सतह, तो बेलन की 2 सतह होती हैं, एक ये सतह और ये सतह, तो कहलाएगी आपकी समतल वृत्तीय सतह, समतल वृत्तीय सतह, और वक्रीय सतह जो ये वाली सतह जो होती है जो वक्राकार सतह कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ लगेगी, तो इसकी जो 2 सतह बनी हैं, समतल वृत्तीय सतह और ये दूसरी समतल वृत्तीय सतह, इस सतह को हम नाम दे रहे हैं S1, माना कि एक सतह S1 हो गई, और दूसरी सतह को हम नाम दे रहे हैं S2, और तीसरी जो वक्राकार सतह बन रही है इसको नाम दे रहे हैं हम S3। तो हमारे पास ये 3 सतह हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो ये लग रही है इस पे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई है। अब हम देखेंगे कि बेलन की कौन सी सतह किस प्रकार आ रही है। जहाँ पर बेलन की जो S1 सतह है यानी कि समतल वृत्तीय सतह है, ये बेलन के मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर आएगी। कैसी आएगी? समांतर। मान लो जो विद्युत क्षेत्र है सतह इस तरीके से आएगी समांतर, और नीचे वाली सतह भी इस प्रकार आएगी समांतर। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, हमने देखा था जब फ्लक्स वाला लेक्चर पढ़ा था। अगर आपको इस तरह के डेरिवेशन या आगे का डेरिवेशन समझना है तो आपको फ्लक्स वाला लेक्चर ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसको डायरेक्ट डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए यूट्यूब से वो फ्लक्स वाला लेक्चर भी निकाल कर पढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास मान ले रहे हैं कि DS1 इसका एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश लगेगा, और क्षेत्रफल सदिश किसी भी सतह के बाहर की ओर लंबवत लगता है। और ठीक इसी प्रकार दूसरी सतह S2 से बाहर की तरफ दूसरा लगेगा क्षेत्रफल सदिश DS2, और तीसरा S3 सतह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा DS3। तो ये क्षेत्रफल सदिश को, जहाँ विद्युत क्षेत्र के समांतर अगर कोई सतह होती है तो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस स्थिति में उससे संबद्ध फ्लक्स शून्य होता है। और अगर कोई सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है तो उस स्थिति में उससे संबद्ध फ्लक्स का मान जो होता है अधिकतम होता है, और उनके बीच कोण बन रहा होता है 0 डिग्री का। आइए आगे हम डेरिवेशन करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि गोला लिख रहे हैं, इसको बेलन बोलेंगे। बेलन से या चालक तार से, बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, अगर हम बात करें कि बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि वो φE है। तो अगर प्रथम सतह से बात करें, हम S1 से बात करें तो φ1, और दूसरी सतह से बात करें तो φ2, और तीसरी सतह से बात करें तो φ3। चूँकि अदिश रहता है, अदिश राशि होती है आपका जो आपका फ्लक्स होता है, तो उसको अपन साधारण रूप से जोड़ या घटा भी सकते हैं। तो इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो कुल फ्लक्स के विद्युत फ्लक्स के बराबर आएगा। अब बात करते हैं कि कोण बन रहा है यहाँ पर कितने का, 90 डिग्री का। और देखें यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई के चालक की। अनंत लंबाई के चालक से मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लंबाई का चालक है, ज़मीन से लेकर आसमान तक का चालक है। अनंत लंबाई के चालक का मतलब ये होता है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो आपके आवेश से या उसके अक्ष से बहुत पास में है। आवेश से बहुत पास में अगर उपस्थित होता है तो उसे हम, या सतह से बहुत पास में बिंदु अगर उपस्थित होता है तो उसे हम अनंत लंबाई का चालक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो φE बराबर φ1 + φ2 और φ3। अब हम यहाँ पर देखते हैं,
सूत्र रखेंगे यहाँ पर पूरा फाई ई बराबर, देखा हुआ था हमने प्रथम सतह के लिए अगर हम रखेंगे, मान लेते हैं संबद्ध फ्लक्स S1 सतह से मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये E ds1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो हम काफ़ी पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम दूसरी सतह से संबद्ध फ्लक्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा S2 ED S2 और प्लस E वेक्टर ds3, ये तीसरी सतह से हो जाएगा। तो जब हमने अलग अलग सतह के लिए लिख लिया हुआ है, फ्लक्स लिखा हुआ है, अब आप देखिए जरा चित्र में देखिए कि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है ds1 और ds2 वो विद्युत क्षेत्र के कैसा जा रहा है, लंबवत जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने का कोण बना रहा है, 90 का कोण बना रहा है, 90 का कोण बन रहा है। और आपका जो ds3 क्षेत्रफल सदिश है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, इसका मतलब ये है कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जब भी हम यहाँ पर वेक्टर रिमूव करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर cos थीटा आने वाला है, इसलिए कुछ डेरिवेशन में भी हमने ऐसा किया हुआ है। तो जहाँ पर S1 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सतह के लिए E ds cos 90, थीटा का मान कितना रख देंगे cos 90, क्योंकि आपका जो समतल वृत्तीय सतह है ds1 जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरी सतह आएगी हमारे पास, ये S1 के लिए हो गया और ये S2 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास E ds2, इसको S1 लिख लो, cos 90। इसी प्रकार तीसरी सतह आ जाएगी तो कितना आ जाएगा S3 के लिए E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि S3 जो है यहाँ पर ds3 जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये जब मान रखेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, इसको ds3 लिख लो, कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, क्योंकि cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाई E कितना निकल कर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो ds3 है ये बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखते हैं आगे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई E बराबर, E को बाहर निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, ds3, कितना आएगा ds3, हमारे पास आया हुआ है फाई इज इक्वल टू E अपन ने बाहर निकाल के लिखा हुआ है, तो ये आया हमारे पास ds3। ds3 क्या है हमारे पास, बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ds3, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा s3, क्योंकि dx का समाकलन क्या आता है हमारे पास x, और ये क्या है हमारे पास बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब सभी को ये मालूम होना चाहिए कि बेलन के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 2πrl। यहाँ पे r क्या है, बेलन की त्रिज्या, और l क्या है, बेलन की लंबाई। ठीक है, इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था, फाई E बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ ds3। ds3 हमारे पास क्या था, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका मान हमने कितना रखा हुआ है 2πrl। तो हमारे पास समीकरण एक कितना आ गया, फाई E बराबर E इंटू 2πrl। अब हम लगाएंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय, यहाँ पर देखेंगे, किंतु गॉस की प्रमेय से क्या होती है गॉस की प्रमेय, Q/R
एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फलक उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय है और यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2। जैसा कि आप देख पा रहे हो समीकरण 1 और 2 से तुलना अगर हम करें समीकरण 1 व 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाई ई बराबर ई इंटू 2πr_l। तो हम क्या करेंगे, इस फाई की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो इतना पूरा रखें हम, अगर ई इंटू 2πr_l और बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमें ई का मान निकालना है तो ये इतने पूरे मान को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके बट्टे में ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखिए ई बराबर q/2πr_l एप्सिलॉन नॉट आएगा निकल कर। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो इस प्रकार लिख पाएंगे q/2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र बन गया q/l का। अभी हमने देखा हुआ है कि q/l यानी कि प्रत्येकांक लंबाई के आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसे दर्शाते हैं लैम्डा से। किस चीज़ से दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो इतने पूरे के बाद हम क्या रख देंगे, लैम्डा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा बराबर 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास क्या आता है, अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखिए